बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि ममता बनर्जी जी जीतने वाली हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि बीजेपी जीतने वाली है। ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। एग्जैक्टली। ज्योतिष का जो प्रयोग है वो वर्तमान में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए है। एक भी एस्ट्रोलॉजर अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसा बता सकें कि उसने ये प्रेडिक्ट किया हो कि 200 से प्लस सीटें बीजेपी जीती है। एस्ट्रोलॉजी को ऐसा ही क्यों मानने लगे हैं लोग कि एस्ट्रोलॉजी में चलते हैं ताकि हमें फ्यूचर का पता चल जाए क्या होने वाला है? क्योंकि उन्हें अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद है। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा सकता है? 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, सभी के लिए थोड़ी ना सेम होगा। क्या कोई कमजोर कुंडली होती है? कोई भी कुंडली कमजोर या मजबूत नहीं है। इसमें जो समय का निर्धारण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 1-2 मिनट के डिफरेंस से भी डेस्टिनी पूरी अलग हो सकती है? वो कुंडली ही अपने आप में गलत बनेगी, तो आप सामने वाले को किस तरीके से एडवाइस करें? किसी की बर्थ में 2-3 मिनट का डिफरेंस है तो क्या उसकी पूरी डेस्टिनी अलग होगी? अगर 1 या 2 मिनट का डिफरेंस आता है तो वहाँ पे उसकी लगन की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाती है। एक व्यक्ति के बारे में जितने भी प्रेडिक्शंस एक एस्ट्रोलॉजर ने की है, जो भी ज्योतिष उपाय उसे प्रोवाइड किए गए हैं, वो सभी का रिजल्ट 0 हो जाता है। Hello everyone, welcome back to another podcast. A podcast where we talk to real people about real life journeys and real life experiences. आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमेशा ही लोगों के दिमाग में रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का नाम है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, और भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में हमेशा चलती हैं। लोग डर कर इसके पास आते हैं, जब वो बहुत परेशान अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं तब वो सोचते हैं कि चलिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके देख लेते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या साइंस है, इसके पीछे क्या रियलिटी है, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में मिस्टर वेदांत शर्मा, जो एक बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी को बहुत बारीकी से समझते हैं और अपने क्लाइंट्स को जेन्युइन एडवाइस देते हैं। सो चलिए वेदांत जी से बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सर पहले तो वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? ऑल गुड। ऑलराइट। तो सर एस्ट्रोलॉजी आज के ज़माने में भी इतनी ज़्यादा लोग इसको प्रैक्टिस करने लगे हैं, लेकिन फिर भी एक अंधविश्वास है, एक डर है मार्केट में, है ना, कि अगर ये हो गया तो ही हम एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, अगर ये परेशानी आ गई तो ही हम इस चीज़ का सहारा लेंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या साइंस है? ज्योतिष की जो परिभाषा है वो उसके नाम से ही एक शाब्दिक अर्थ है, ईश्वर की ज्योति। तो सबसे पहले ज्योतिष को इस कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है कि ज्योतिष जो कि स्पिरिचुअलिटी का एक प्रारूप है। जब एक व्यक्ति अपने आप को चाहे ईश्वर के प्रति समर्पित रखे या फिर अपनी एक सोच प्रोसेस के अनुसार एस्ट्रोलॉजी को अपने व्यक्तिगत जीवन में यूज करता है, तो उसके काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा जो इसका कंसेप्ट है वो साइंटिफिक जो लॉजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव को रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी रिसर्च इनोवेशंस साइंस में हुई हैं, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी समय समय पे काफ़ी सारी जो पद्धतियां हैं उनका विकास हुआ है। लघु पाराशरी ज्योतिष है, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये जितनी भी शाखाएं हैं ये समय समय के अंतराल पे काफ़ी अच्छे बदलाव के साथ हमारे ऋषि मुनि और आचार्यों ने समाज को प्रदान की हैं। तीसरा जो इसका पहलू है वो व्यक्ति की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में ही इस प्रारूप को ज़्यादा हम देखते हैं, ये प्राचीन समय में भी चीज़ें रही हैं। क्योंकि ज्योतिष में 12 भाव, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये सभी फिक्स हैं। तो एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव हैं वो उसके देश, काल और परिस्थिति से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और ये तीनों पहलू ज्योतिष के बहुत ही अभिन्न अंग माने गए हैं। ठीक है। जीवन में जितनी भी हमारी घटनाओं के जो संबंध हैं वो व्यक्ति की दशा, दिशा, उसके भाव, उसके विचार से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना ज्योतिष में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसके पीछे एक साइंस है, ये सिर्फ एक सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। ठीक है। आई होप आप ऑडियंस ये बात समझेगी और आपकी बात पे यकीन करेगी, एस्ट्रोलॉजी पर यकीन करेगी। सर इस चीज़ से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर
किसी की बर्थ में 2-3 मिनट का डिफरेंस है, तो क्या उसकी पूरी डेस्टिनी अलग होगी या थोड़ी बहुत अलाइन कर सकती है? जब एक व्यक्ति अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान, इन तीनों को किसी भी एस्ट्रोलॉजर को प्रोवाइड करते हैं, तो उससे एक कुंडली का निर्माण होता है। जी। वैदिक ज्योतिष में जो हमारा षोडश वर्ग कुंडलियों का प्रारूप है, वहाँ पे जो D16 चार्ट है वो 1 मिनट के अंतराल में परिवर्तित होता है। और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि मैरिज से संबंधित क्वेश्चन है, तो नवमांस कुंडली, D9 चार्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। और इसमें अगर 1 या 2 मिनट का डिफरेंस आता है तो वहाँ पे उसकी लगन की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाती है। अच्छा। तो अब एक व्यक्ति के बारे में जितने भी प्रिडिक्शंस एक एस्ट्रोलॉजर ने की हैं, जो भी ज्योतिष उपाय उसे प्रोवाइड किए गए हैं, वो सभी का रिजल्ट 0 हो जाता है। तो ज्योतिष में समय सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है, और इसके लिए जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पद्धति है, इसी वजह से उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है जी। तो 1-2 मिनट के डिफरेंस से भी डेस्टिनी पूरी अलग हो सकती है लगन की प्लेसमेंट की वजह से। जी, देखिए इसमें क्या है ना, जैसे कि D7 चार्ट है, सप्तमांश कुंडली, वो चाइल्ड बर्थ के समय का निर्धारण करती है। अच्छा। D10 चार्ट हमारे व्यक्ति के कर्म क्षेत्र, उसके जो बिजनेस या जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फाइनेंशियल। जी, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब वो कुंडली ही अपने आप में गलत बनेगी, जी। तो आप सामने वाले को किस तरीके से एडवाइस करेंगे? ठीक है। क्योंकि लगन कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, तो वो तो सारा इवेंट ही मिसमैच होगा। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। सर, आजकल एस्ट्रोलॉजी को लोग बड़े अलग तरीके से लेने लगे हैं। मैं बात कर रही हूँ, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो लोग सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का नाम है। अभी आपने भी यकीनन देखा होगा, बंगाल में इलेक्शन हुआ, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि ममता बनर्जी जी जीतने वाली हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि बीजेपी जीतने वाली है। अब जिन एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन सही हो गई, उनको बड़ी वाहवाही मिली, उनके व्यूज़ मिलियंस में गए, है ना, सब कुछ हुआ। और जिनकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, और उनकी एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर गलत है या इनकी पढ़ाई सही नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस काफ़ी देखी हैं। तो क्या सिर्फ एक प्रेडिक्शन गलत होने पर पूरी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई गलत हो सकती है? ज्योतिष भविष्यवाणियों का टूल नहीं है। एग्जैक्टली। ज्योतिष का जो प्रयोग है वो वर्तमान में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए है। और जो बंगाल के इलेक्शंस की बात है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने कहा कि बीजेपी जीतेगी, जी। तो एक भी एस्ट्रोलॉजर अगर आप सोशल मीडिया पे ऐसा बता सकें कि उसने ये प्रिडिक्ट किया हो कि 200 से प्लस सीटें बीजेपी जीती है, कि ये 200 व्यक्ति जीतेंगे और जितने हारे हुए हैं ये व्यक्ति हारेंगे, जी। तो आपको ये चीज़ें कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी कि ये 200 व्यक्ति जिसके बारे में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने कहा हो कि ये व्यक्ति इलेक्शन को जीत रहा है और ये व्यक्ति इलेक्शन को हार रहा है। जी। ये चीज़ें बहुत ही एक कॉमन टर्म के तौर पे यूज होती हैं कि जब एक व्यक्ति के बारे में आप कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, और वो भी इतने बड़े लेवल पे, आप देखिए हर 2-3 महीने 6 महीने में कोई ना कोई दुर्घटना होना, बिल्कुल। चाहे वो ट्रेन से संबंधित हो, हवाई जहाज़ से संबंधित हो, या कोई प्राकृतिक आपदा हो, ये ऐसा नहीं है कि आज से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बहुत काफ़ी पहले से चल रही हैं चीज़ें। तो अभी क्या है कि लोग इसको अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं जी। कि देखिए हमने तो कहा था कि भाई कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एक्सपायर होगा जी। या फिर ये पार्टी जीतेगी या हारेगी, प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि अगर आप इंडिविजुअल कोई भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें समझ में आती हैं। अभी तो जन्म और मृत्यु तो सत्य है, हार जीत भी सत्य है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अब 1% सोचिए कि अगर बीजेपी हार जाती तो अभी जिन्होंने कहा कि भाई ममता बनर्जी जीतेंगी वो बहुत खुश होते कि हमने तो कहा है। बिल्कुल। लेकिन किसी भी, दोनों ही आप पहलुओं पर देखिए, किसी ने भी ये नहीं बोला होगा कि ये 100 या 70 या 200 व्यक्ति जीतेंगे, ये हारेंगे, वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो बस
ज्योतिष को एक ब्लेम करने वाली चीज है, अपने आप को सुपरमैन साबित करना, इसका कोई औचित्य नहीं है तो ज्योतिष में। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को ऐसा ही क्यों मानने लगे हैं लोग कि एस्ट्रोलॉजी में चलते हैं ताकि हमें फ्यूचर का पता चल जाए क्या होने वाला है? क्योंकि उन्हें अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद है। एक व्यक्ति जिसको एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आप आने वाले 2 वर्षों में करोड़पति बन जाएंगे, जी। तो उसे तो बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि भाई आप करोड़पति बन जाएंगे। आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, आपका भवकरण है, आप मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो मिथुन राशि से कर्क राशि में होगा, और कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, लगभग 6-7 महीने रहेंगे यहाँ पे, और आपके जीवन में बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, सभी के लिए थोड़ी ना सेम होगा। बिल्कुल। तो ये तो लोगों को समझना होगा कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो इंडिविजुअल है, क्योंकि ज्योतिष में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि पंचांग कभी भी रिपीट नहीं होता। इस समय सिंह लगन है और शतभिषा नक्षत्र है, विष्टिकरण, तो ये जो ज्योतिष के डायग्राम है पंचांग के, तिथि, नक्षत्र, वार, योग, करण, चौगड़िया, ये फिक्स है, ये रिपीट नहीं होते। ठीक है। तो अभी क्या है कि जो भी व्यक्ति की समस्या है वो इंडिविजुअल है, बिल्कुल। जो भी ज्योतिषीय उपाय हैं वो इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल। और ज्योतिष में जो चीज़ें इस पद्धति को डिफेम कर रही हैं उसका रीजन यही है कि सभी को एक ही चीज़ें चिपका दीजिए बस। उन्हें लगता है कि भाई सामने वाला जो सक्सेसफुल है वो गाय की सेवा करने से है या स्ट्रीट डॉग से है। ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, बाय नेचर हर किसी को कोई ना कोई चीज़ अच्छी लगती है। बिल्कुल। कोई चीज़ें उसे अच्छी पसंद भी नहीं होती हैं। सही बात है। तो आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। कुदरत ने हर किसी को एक अच्छा अनुभव प्रदान किया हुआ है, वही व्यक्ति की अचीवमेंट। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा सकता है, वो आपका प्रेजेंट भी सुधार सकता है। प्रेजेंट के लिए ही है, और ज्योतिष का जो सबसे अच्छा प्रयोग है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स और मेडिसिन्स, हॉस्पिटल उसने चेंज किए हुए हैं। तो उस समय पे जो उसकी लगन कुंडली है, जो उसकी चंद्र कुंडली है, जो उसकी सूर्य कुंडली है, जो उसका दशा सिस्टम है, महादशा, अंतरदशा, पितृंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, जो उसका सर्वाष्टक बिंदु चक्र है, तो इन चीज़ों से व्यक्ति के एक पहलू को एक्सप्लेन किया जाता है कि इस व्यक्ति को एलोपैथी मेडिसिन सूट करेगी, होम्योपैथी सूट करेगी, आयुर्वेदिक करेगी, यूनानी करेगी, या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो उस कंटेस्ट में ज्योतिष काफ़ी अच्छा काम करती है। ठीक है, ऑल राइट सर। क्योंकि आपने कुंडली की बात करी तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर पहली बात तो क्या कोई कमज़ोर कुंडली होती है, और अगर कोई कमज़ोर कुंडली होती भी है और हम बखूबी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, बट हमें हमेशा फेलियर्स देखने को मिलते हैं, तो ये कुंडली का गलती है, ये कुंडली ख़राब है, कुंडली कमज़ोर है, या फिर हमारी मेहनत में कुछ कमी है? ज्योतिष का जो प्रयोग है वो इसी तरीके से किया जाता है। कोई भी कुंडली कमज़ोर या मजबूत नहीं है, इसमें जो समय का निर्धारण है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक व्यक्ति अपनी कुंडली को किसी एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज कराता है, और कुंडली का जो छठा भाव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये हमारे डेली रूटीन को, जॉब को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो व्यक्ति पिछले 10-15 वर्ष में कम से कम भी 20 बिजनेस में फेलियर्स को फेस कर चुका है, तो एस्ट्रोलॉजी इस प्रारूप में कार्य करेगी कि इस बिजनेस को आप अपने फैमिली के किसी अदर पर्सन के नाम से स्टार्ट कीजिए। अब जो भी बिजनेस है और जो सेकंड पर्सन की कुंडली है, उसकी अलाइनमेंट को जोड़ना है, क्योंकि व्यक्ति तो मेहनत कर ही रहा है, बस उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। जो बार बार फेलियर्स वो फेस कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जीवन में नहीं देखने के लिए मिलती। ठीक है। तो उस कंटेस्ट में ज्योतिष काफ़ी अच्छा कार्य करती है। सर, अगर कोई बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, हम क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसे जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही, सारी चीज़ें करने के बावजूद भी वो एट द एंड आके अपनी किस्मत को, अपनी कुंडली को ब्लेम कर देता है, उसके लिए अगर कोई रेमेडी हो जो वो अपनी जॉब सुधारने के लिए, या जॉब में प्रमोशन लेने के लिए, या बिजनेस को ग्रो करने के लिए कर पाए? भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का एक कंसेप्ट है जो कैरियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा कार्य करता है। अगर कुंडली में शनि और मंगल ग्रह की युति बनी हुई है, किसी भी त्रिकोण में या किसी भाव में बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति
इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ठीक है। और जैसे जैसे इसमें अदर ग्रहों की कनेक्शंस जोड़ते हैं, जैसे कि राहु अगर इनके साथ अलाइन है, तो ऐसा व्यक्ति अगर जो हमारा गाड़ियों से संबंधित प्रोफेशन है, अगर वहाँ पे इंजीनियरिंग में वो है तो उसकी सफलता काफ़ी अच्छी है। ठीक है। और इसके साथ साथ गुरु बृहस्पति अगर सैटर्न के साथ अलाइन है और सूर्य का उसमें अर्थ त्रिकोण बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में अध्यापक के तौर पे काफ़ी अच्छी सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है। तो बिजनेस के जो कंसेप्ट हैं, चाहे वो जॉब हो, व्यापार हो, वो हमारी जो लगन कुंडली है उसमें बने हुए जो योग हैं उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। और ये एक्टिवेशन वाला जो पार्ट है कुंडली का, ये दशा सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि जब उस ग्रह की दशा एक्टिवेट होगी, उस योग का रिजल्ट व्यक्ति को अच्छा या बुरा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो जब आप किसी रेमेडी को यूज़ करते हैं तो उस समय उस ग्रह की अलाइनमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ऑल राइट सर, जब हम बात करते हैं कि किसी इंसान को कब सक्सेस मिलने वाली है, या क्या कुंडली के हिसाब से सक्सेस मिलने का कोई पीक टाइम कुंडली में डिफाइंड होता है कि आपको इस ही टाइम पर, आप बशर्ते कितनी मेहनत कर लो, पर इससे पहले आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो ये कुंडली में लिखा हुआ होता है? सहम बिंदु का एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम 60 सहम बिंदुओं का यूज करते हैं। तो सहम बिंदु से एक व्यक्ति के जन्म, उसके बिजनेस, उसकी मैरिज, उसके चाइल्ड बर्थ और जो भी मिसहैप से संबंधित उसकी घटनाएं हैं उसको देखा जाता है। ठीक है। तो कई बार देखने के लिए मिलता है कि एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में केतु काफ़ी प्रोमिनेंट है और उसका जो प्रोफेशनल सक्सेस पॉइंट है, बिंदु है, वो 42 वर्ष के आसपास बना हुआ है, तो उस समय उसकी जो सफलता है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुंडली में जो योग बना हुआ है, एक वैदती योग का निर्माण है कुंडली में, तो व्यक्ति एक अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनेगा। अच्छा। तो अभी ये समझना ज़रूरी है कि वो व्यक्ति उसकी एजुकेशन कंप्लीट करके उसमें रिसर्च में, उसमें प्रैक्टिस में है भी या नहीं, क्योंकि वो समय तो निर्धारित है कि 4 to 42 ईयर में एक अच्छी अचीवमेंट मिलेगी, लेकिन व्यक्ति ने अपनी डिग्री करने के बाद और आगे मेहनत ही नहीं की, तो समय तो आएगा लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही चीज़ें पॉलिटिक्स में भी देखने के लिए मिलती हैं कि किसी का 28 वर्ष में सहम बिंदु एक्टिवेट है, उसमें उसे सफलता मिल रही है। कॉलेज टाइम में वो 21 वर्ष की एज में प्रेसिडेंट बने और उसके बाद फिर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट वगैरह ओपन किया। तो जिस व्यक्ति का प्रोफेशन ही नहीं रहा तो वो अचीवमेंट कहाँ से मिले? सही बात है। तो हालांकि उनका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस फील्ड के लिए जो सहम बिंदु एक्टिवेट है वो घटनाएं घटित नहीं होंगी फिर। ठीक है। ज्योतिष में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ समय इसीलिए है कि आपको कंसिस्टेंटली जो ना मेहनत करनी पड़ती है लंबे समय तक सफलता को हासिल करने के लिए। ठीक है। ऑल राइट सर, एक बड़ा एक मिथ और मिसकंसेप्शन भी लोगों के दिमाग में रहता है कलर्स को लेके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस दिन ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे या इस दिन नीले कलर के कपड़े पहनेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट किस हद तक सही है? इसमें दो चीज़ें जर्नल हैं। किसी व्यक्ति की राहु की महादशा है, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, उस व्यक्ति को उस समय पे ब्लू, स्काई ब्लू, इस कलर के कपड़े काफ़ी अच्छी पसंद आते हैं। एक व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह की महादशा है या फिर अनुराधा नक्षत्र एक्टिवेट है, तो उस समय वो व्यक्ति ब्लैक कलर को ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है। कपड़ों में, गाड़ियों में या फिर जहाँ पे भी ऑफिस वगैरह में उसका जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी ये समझना ज़रूरी है कि जिस ग्रह की एक्टिवेशन है वो आपकी कुंडली के भाव में पॉजिटिव या नेगेटिव किस एस्पेक्ट में आपको प्रभावित कर रहा है। क्योंकि अगर सैटर्न से संबंधित परेशानियां जो योग हैं कुंडली में बने हुए हैं और हम ब्लैक कलर को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और उसका सेकंड फेज है कि अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कि राहु एक्टिवेट है या राहु के नक्षत्र एक्टिवेट है और व्यक्ति सोशल मीडिया
ब्लॉगिंग, इन इवेंट्स में है अपने आप में, तो सक्सेस भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। तो वो इंडिविजुअल कुंडली पे कार्य करती हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की अलग। ठीक है, जी। ऑलराइट। तो अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें अच्छी करने के लिए क्या कोई एक कलर है, कोई एक दिन है जो हमें इस कलर को इस दिन पहनना चाहिए? फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ या लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो कोई एक दिन, कोई एक कलर है जो हमें वो पहनना चाहिए? जब व्यक्ति का जन्म होता है तो प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह विराजमान हैं। तो 9 के 9 ग्रह अच्छे हैं, किसी के लिए कोई भी चीज़ खराब नहीं है। अब जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है वो प्लेनेट आपको जो है ना सरकमटेंस रिप्रेजेंट करता है। अब आप देखिए कि मून जो चंद्रमा ग्रह है जी, प्रेजेंट टाइम में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जी, बना हुआ है, क्योंकि जितने भी डिप्रेशन से संबंधित केसेस हैं वहाँ पे चंद्रमा डिस्टर्ब आपको देखने के लिए मिलेगा। जी, लेकिन जो उसकी अलाइनमेंट्स है जिस प्लेनेट के साथ बनी हुई है, गुरु हंस योग, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा के योग से बनता है, लेकिन कुंडली के छठे भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव में बना हुआ है, तो कई केसों में उसके जो नेगेटिव परिणाम हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। बुध आदित्य योग सूर्य और बुध की कंजंक्शन से बनता है, लेकिन वही सेम चीज़ रिपीट है कि अगर वो चीज़ें अष्टम भाव या द्वादश भाव में बनी हुई हैं तो कई बार व्यक्ति को डिफेम फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। जो लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला कंसेप्ट है उसमें कुछ योग ज्योतिष में बने हुए हैं। कुंडली के फर्स्ट हाउस का स्वामी, कुंडली के पंचम भाव का स्वामी, कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी जब भी कंजंक्शन में या एक अच्छे एस्पेक्ट के साथ कुंडली में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति की लव मैरिज होती है। अब उसका अच्छा या बुरा जो इम्पैक्ट है वो नवमांस कुंडली से देखने के लिए मिलता है। एक सेकंड इसका कंसेप्ट है कि राहु और सूर्य की जो कंजंक्शन है कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव में बनी हुई है, वहाँ पे भी जो लव मैरिज का इवेंट है वो काफ़ी देखने के लिए मिलता है। लेकिन नवमांस कुंडली में अगर वृश्चिक लगन उदय है तो जो मानसिक मतभेद हैं वो काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और उसमें भी अगर वहाँ पे सैटर्न केतु का एस्पेक्ट या उनकी प्लेसमेंट बनी हुई है तो फिर लड़ाई झगड़े काफ़ी बड़े लेवल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात डाइवोर्स तक जा सकती है। डाइवोर्स का कंसेप्ट तो इंडिविजुअल है, ज्योतिष में उसका प्रारूप नहीं है, लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो घटनाएं हैं वो समय समय के अनुसार बदलती हैं। ठीक है, इस समय पे ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। ठीक है सर, हम ग्रहों की या प्लेसमेंट्स प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हम बदल सकते हैं अपने भाव से? जन्म के समय पे जो चीज़ें फिक्स मिली हैं उसे ज्योतिष के किसी भी कंसेप्ट से आप चेंज नहीं कर पाएंगे। गुरु बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा है। आपकी कुंडली के जिस भाव में गुरु बृहस्पति विराजमान है, एक ज्योतिषीय उपाय या रेमेडी के माध्यम से आप उसके रिजल्ट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति मकर राशि में है तो वहाँ पर उनकी स्थिति को अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों के प्रति ज़्यादा लगाव ना रखे, चाहे वो प्रोफेशन की बात हो, बिजनेस की हो, जॉब की हो, फेस टू फेस चीज़ों को अगर व्यक्तिगत जीवन में अपनाए तो गुरु बृहस्पति उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं 16 वर्ष के लिए। और ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों के लिए हर समय तैयार रहे तो उसके अपने कार्य खराब होते रहें तो फैमिली भी परेशान, बिल्कुल, और उसकी व्यक्तिगत लाइफ भी परेशान। बिल्कुल। तो ज्योतिष में इसी तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है सर, जनरली हमने देखा है कि लोग ना लव मैरिज को लेकर या अरेंज मैरिज को लेकर एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, तो क्या कोई एक योग है ऐसा पर्टिकुलर कुंडली में जो दिखा सकता है कि शादी के बाद हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने वाला है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आने वाली है? देखिए, कुंडली में ऐसा कोई भी योग नहीं है जो किसी व्यक्ति के डिवोर्स की प्रेडिक्शन करे या फिर किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल तौर पर कार्य करती हैं। व्यक्ति की जो सोच है, जो विचार हैं,
वो इन घटनाओं के लिए ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं व्यक्तिगत जीवन में। तो किसी भी ग्रह, किसी भी नक्षत्र, किसी भी भाव, किसी भी योग को इस घटना से जोड़ना गलत है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस टाइम में देखेंगे तो ये चीज़ें हैं लेकिन कम है, और प्रेजेंट टाइम में अगर आप इसको देखते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिनका जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था उनकी कुंडलियों में वो योग नहीं बनते थे, और जो आज के समय में 25 साल 30 साल जिनकी एज है उनकी कुंडलियों में ईश्वर ने स्पेशल ये इवेंट दिया है। तो ये व्यक्ति की विचारधारा से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। समय जिस तरीके से अपने आप को चेंज करता है, सामाजिक दायरे भी उस तरीके से परिवर्तित होते हैं। ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ज्योतिष को ब्लेम करना गलत है कि ज्योतिष में ये योग है। अगर आप चीज़ों को गलत कर रहे हैं तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, ज्योतिष जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। तो कुंडली को ब्लेम ना करें कि हमारी कुंडली में दूसरी शादी लिखी है तो हमारी दूसरी शादी होगी। नहीं, किसी की में भी नहीं, किसी की में भी नहीं है। ठीक है, ऑलराइट सर। अभी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और सबसे वीक प्लैनेट कौन सा चल रहा है? जो शनि ग्रह हैं वो हमारे कर्म क्षेत्र के कारक हैं। आज के समय में एक व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं हैं 90% वो धन से संबंधित है। बिल्कुल। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके परिवार में, आपके समाज में, आपकी वर्क प्लेस में आप नथिंग है। आप नथिंग है। आपको कितनी ही अच्छी नॉलेज हो, आपके पास कितनी ही डिग्रियां हो, लेकिन आपकी जो तवज्जो है वो जीरो है। तो शनि ग्रह को महत्वपूर्ण इस कंटेस्ट में माना जाता है कि अगर आप बाय प्रोफेशन अच्छा ग्रो कर रहे हैं तो धन का आगमन अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हैं तो सभी लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। बिल्कुल। और आपको चीज़ें बहुत ही आसान वे में अपने व्यक्तिगत जीवन में मिल जाएंगे। बिल्कुल। जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो परेशानी सिर्फ बीमारी की नहीं है, जो उसके एक्सपेंडिचर है उनसे पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। तो इसलिए शनि ग्रह को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो इन प्रेजेंट टाइम में दी जाती है। ठीक है। वीक ग्रह में हम मून चंद्रमा को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो डिप्रेशन से संबंधित है, या फिर एक व्यक्ति की जो हाई डिजायर है, कल्पना, जो इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट है वो बहुत बड़े लेवल पे देखने के लिए मिलता है। आपके किसी कलीग के पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है तो व्यक्ति उसे माइंड करने लगता है, जबकि जैसा कि कंसेप्ट है कि जो जन्म कुंडली है वो सभी के लिए निर्धारित है, अलग अलग प्रारूप में कार्य करेगी। क्योंकि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो जैसे एक फिल्म का किरदार है, इस तरीके से कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि सभी इंजीनियर बन जाएंगे, सभी डॉक्टर बन जाएंगे, सभी पॉलिटिशियंस बन जाएंगे, सभी बिजनेसमैन बन जाएंगे। तो जीवन में किसी के संघर्ष होगा, किसी के में खुशी होगी, और ये समय अंतराल पे चेंज होता रहता है। इसलिए मून की जो प्लेसमेंट है उस पर बहुत ही डीपली कार्य करना पड़ता है। ठीक है। प्रेजेंट टाइम में क्योंकि आपने शनि ग्रह की बात करी सर, सैटर्न की, तो मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि लोग बड़े डरते हैं इस ग्रह से, है ना। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, शनि ग्रह तो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको चैलेंज देता है कि आप अपनी लाइफ में ये भी एक्सप्लोर करो, ये भी करो। फिर इतना डर क्यों है इस ग्रह से? ज्योतिष में जो एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा शनि, राहु और केतु इनके डर से ही चलता है। क्योंकि शनि की 7.5 है, शनि वक्री है, शनि की महादशा है, और ये जो शब्द है वो इतनी बार सुनने के लिए लोगों को मिलता है कि अगर आप 100 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो लगभग 80% उसे सबसे पहले इसी के बारे में बताएंगे कि आपकी कुंडली में विष योग है, शनि इस तरीके से हैं। तो उन्हें भी लगता है कि शायद शनि महाराज ही हैं जो कि सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके व्यक्तिगत लाइफ में। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए अभी वर्तमान समय में शनि मीन राशि में है। ठीक है। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि,
यहाँ पे 7.5 ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और 3 राशियों का इम्पैक्ट है, तो इसका मतलब है कि 25%, 25% जो लोग हैं इस पृथ्वी पे, वो उस समय से गुजर रहे हैं। तो अभी आप समझिए क्या 25% लोग इन 3 राशियों के ही परेशान हैं। मेष राशि वाले परेशान हैं, वृषभ भी परेशान है, मिथुन भी बिल्कुल। परेशान है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना अलग कोई अलग समस्याएं परेशानी होती है, हैं। बिल्कुल। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई रिलेशनशिप से दुखी, कोई अपने प्रोफेशन से दुखी, कोई लोन्स वगैरह से दुखी। तो कोई ना कोई रीजन ऐसा होता ही है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जहाँ उसे संघर्ष फेस करना पड़ता है। तो शनि को इतना भी ज़्यादा मतलब डिफेम नहीं करना चाहिए कि ये बिल्कुल। सारी परेशानियां शनि देव की वजह से हैं। बिल्कुल। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ये दोनों शनि देव के ही देन हैं। जब आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस प्राप्त करते हैं तो उसके पीछे एक व्यक्ति का बहुत लंबे समय का संघर्ष होता है। बिल्कुल। क्योंकि जितने लंबे संघर्ष को आप फेस करके आए हैं, एक समय अंतराल में वो आपका अनुभव बन जाता है। बिल्कुल। और भविष्य के लिए उस अनुभव का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शनि को डिफेम करना गलत है। तो ये सिर्फ एक मिथ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारी चीज़ें खराब अगर हो रही हैं तो इसका मतलब हमारा शनि हम पे हावी हो रहा है। गलत है। वो चीज़ें सिर्फ एक डराने के प्रोस्पेक्ट में ही बताई जाती हैं और कुछ भी नहीं है उसका इम्पैक्ट। सर, एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिज के लिए किस प्लैनेट का किस हाउस में होना बेस्ट माना जाता है? कुंडली का जो 7वां भाव है वो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, और इसके साथ साथ जो नवमांस कुंडली है वो उस रिजल्ट को एक सोल पर्पज पे रिप्रेजेंट करती है। अभी आप देखिए कि कुंडली के 7वें भाव में वीनस शुक्र ग्रह विराजमान है। नवमांस कुंडली में तुला लगन का निर्माण है। तो जो लाइफ पार्टनर है मेल या फीमेल, वो आपको स्मार्ट और चीज़ों को बैलेंसिंग स्टेज में समझने वाला मिलेगा। वहीं पे कुंडली के 7वें भाव में सैटर्न विराजमान है। नवमांस कुंडली में वृश्चिक लगन का उदय है। तो ऐसा जो लाइफ पार्टनर है वो एज में आपसे बड़ा और समझदार, हार्ड वर्किंग, ये सारे कंसेप्ट उसमें देखने के लिए मिलेंगे। और जो नवमांस कुंडली वृश्चिक लगन का उदय है वहाँ पर चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं इनर थिंकिंग पे, कि वो व्यक्ति जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, जो रिलेशनशिप के इवेंट्स है, उनको छुपा के रखना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। तो 9 के 9 ग्रहों के जो प्लेसमेंट 7वें भाव में अलग अलग रिजल्ट को इम्प्लीफाई करती है। ठीक है। गुरु बृहस्पति व्यक्ति को विजडम, समझदारी प्रदान करते हैं। टीचिंग लाइन में लाइफ पार्टनर देखने के लिए मिलता है अगर गुरु बृहस्पति सैटर्न और सूर्य की कंजंक्शन बनी हुई है। और इसका इम्पैक्ट नवमांस में भी अच्छा है, एक दूसरे से षडाष्टक योग नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से फिर जन्म कुंडली कार्य करती है। और अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम प्रोफेशनल तरीके से देखें सर, अगर किसी को जॉब में सक्सेसफुल बनना है तो उसका किस ग्रह का किस हाउस में होना बेस्ट है उसके लिए? ज्योतिष में सर्वाष्टक बिंदु का कंसेप्ट है। कुंडली का 6ठा भाव हमारी जॉब को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का 7वां भाव हमारे व्यापार, हमारे प्रोफेशन को दर्शाता है। लेकिन उस व्यक्ति की जो अचीवमेंट या फेलियर्स हैं वो D10 चार्ट 10 मांस कुंडली से देखी जाती है। अच्छा। अभी ज्योतिष का जो मेजर इफेक्ट्स है वो इस थ्योरम पे बहुत अच्छा कार्य करता है। एक व्यक्ति जो किसी भी जॉब या किसी प्रोफेशन में बहुत लंबे समय से फेलियर्स को देख रहा है, और आपको सिर्फ इतना एनालाइज करना है कि इसके जो ग्रहों की अलाइनमेंट है वो किस तत्व से बनी हुई है। क्योंकि इसमें मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अग्नि तत्व राशि है। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि
ये वायु तत्व राशि है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि जल तत्व राशि है। तो कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति को बदलाव बार बार फेस करना पड़ता है, जैसे ट्रेवलिंग का कंसेप्ट है। कुंडली का 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस अगर अलाइनमेंट बनी हुई है तो ऐसा व्यक्ति एक ड्राइवर की जॉब में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सर्वाष्टक बिंदु में अगर 6ठे भाव की मजबूती है तो वो व्यक्ति अपने डेली रूटीन के माध्यम से इसमें काफ़ी अच्छी जो सफलता है उसे अचीव करता है। और कई बार ये वर्किंग टूर एंड ट्रैवलिंग का जो प्रोफेशन है, अगर दशमांश कुंडली उसे प्रोमिनेंट करे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सफलता प्रदान करता है। ठीक है। इसी तरीके से जितने भी प्रोफेशन हमारे फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा, इंजीनियरिंग, ये सारे कंसेप्ट हमारे नवग्रहों से जुड़े हुए हैं और उनसे एक व्यक्ति की जो दशा है, जो दिशा है, उस दिशा निर्देशन को हम समझ पाते हैं। ठीक है जी सर, आजकल की रिलेशनशिप्स इतनी ज़्यादा फेल हो रही हैं, हम सभी देख रहे हैं ना, इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है आपके पास? देखिए, इसमें जो व्यक्ति की हाई डिजायर है वो रीज़न मेन है, क्योंकि ज्योतिष का जो ये कंसेप्ट है आज से 20 साल पहले आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में लोगों के जो अट्रैक्शंस हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर जो हमारा सामाजिक दायरा है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल बहुत बड़े लेवल पर लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ज्योतिष में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो व्यक्ति को इस तरीके से किसी भी गलत प्रारूप में या गलत कंटेस्ट में खड़ा कर रहा है। तो ये तो देश काल परिस्थिति वाला ज़्यादा इफेक्ट्स है, ना कि ज्योतिष वाला कंसेप्ट। कोई एक पर्टिकुलर राशि है सर जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये ही धोखा देने वाली राशि है, ये ही चीटिंग ज़्यादा करने वाली राशि है, कोई एक स्पेसिफिक? 12 करोड़ लोग इस देश में एक राशि के हैं। मेष राशि के 12 करोड़ लोग हैं, सिंह राशि के 12 करोड़ लोग हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि घर में 10 सदस्य हैं और 2 लोगों की राशि सेम है तो उनका जो व्यवहार है वो आपको सेम देखने के लिए मिले। बिल्कुल। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत आलसी हो सकता है घर का वही दूसरा जो सदस्य है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग में देखने के लिए मिले। तो राशि को, किसी नक्षत्र को या फिर शनि ग्रह को, राहु ग्रह को, केतु ग्रह को डिफेम करने से अच्छा है कि हम अपने खुद के ऊपर कार्य करें। बिल्कुल। और चीज़ों को सही रखने की कोशिश करें। बिल्कुल। आजकल सर हर कोई ना न्यूमरोलॉजी की तरफ भी बहुत आते जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर किसी का कुछ काम नहीं बन रहा है तो जनरली हम उसका मूलांक निकाल लेते हैं, उसका भाग्यांक निकाल लेते हैं, बर्थ ईयर, पर्सनल ईयर, ये सब निकाल लेते हैं। तो हर चीज़ का नंबर निकालना क्या उस चीज़ को सही करने का एक सही अप्रोच है? जो न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है, यहाँ पे हमें काफ़ी अलग अलग शाखाओं को समझना पड़ता है। जैसे कि जो कैलेडियन सभ्यता है, ये फॉरेनर्स की देन है, उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च इस पे की हुई है। इसी तरीके से हमारे भी वैदिक ज्योतिष सिस्टम में, भृगुनी नाड़ी ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से 1 नंबर सूर्य, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 4 नंबर राहु, यही सेम चीज़ें हमारे यहाँ पे पे, फे, पे, भे, में सैटर्न के अल्फ़ाबेट हैं। ते, थे, दे, धे, न, ये गुरु बृहस्पति के अल्फ़ाबेट है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के नाम से, उसके जन्म स्थान से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं उसके जीवन की घटनाओं पे। ठीक है। प्राचीन समय में भी ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन की समस्याओं के सॉल्यूशन में प्रयोग की जाती थी। चाइल्ड बर्थ के कंसेप्ट में बोला जाता था कि आप इस शहर को, इस गांव को या फिर इस घर को चेंज कर दीजिए, और उसके बाद वो जो रिजल्ट्स में परिवर्तन देखने के लिए मिलता था। अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो जो इसका मिसयूज है जी, उसने बढ़ाई हुई है जी। 4 नंबर राहु, आपकी मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी, आपका प्रोफेशन खराब हो जाएगा, आपका परिवार खराब हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 वालों के डिवोर्स हो रहे हैं, बिल्कुल 6 वालों के भी हो रहे हैं, 7 वालों के भी हो रहे हैं, 1 नंबर वालों के भी हो रहे हैं। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 8 नंबर शनि है, मोबाइल नंबर में ये नंबर हो जाएगा, आपका प्रोफेशन खराब हो जाएगा, आपका व्यापार घाटे में चला जाएगा, जी आप कर्ज में चले जाएंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो भी घाटे में जा रहे हैं, उनके पास भी कर्ज हो रहा है। बिल्कुल तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि जो इसका मेजर जो इफ़ेक्ट्स है वो इसलिए है क्योंकि बहुत कम समय में एक व्यक्ति को अपने बारे में नॉलेज हो जाती है कि आपका जन्म 4 तारीख को हुआ है, इस वजह से राहु आपकी कुंडली में खराब है और ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए अभी जैसे कि एक कंसेप्ट है कि अगर किसी का जो बर्थ है वो 14 तारीख को हुआ है, 1 नंबर सूर्य, 4 नंबर राहु, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ को वो खराब बताते हैं। बिल्कुल लेकिन ये घटना इस तरीके से नहीं होंगी अगर उसकी कुंडली में सूर्य और राहु की कंजंक्शन बनी हुई है, तो ग्रहण योग का निर्माण है, वहाँ पे वो रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ एक नंबर को डिफेम करना वो चीज़ें गलत हैं। 9 के 9 नंबर सार्वभौमिक हैं, सभी के जीवन में मिले हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी ना है कि इन डेट से बाहर किसी का जन्म है, एग्जैक्टली किसी का भी नहीं है। एग्जैक्टली तो उन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी, इसका प्रयोग भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि एक व्यक्ति का जो नाम है उसके जो अल्फ़ाबेट है, जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, जी वहाँ सभी जगह इन चीज़ों का प्रयोग है। जी कोई व्यक्ति कंपनी का लोगो निर्माण करता है या फिर बिजनेस का जो भी नाम है उस कंटेस्ट में इसका काफ़ी अच्छा प्रयोग है। ठीक है। लेकिन डर इतना बना दिया इन Exactly. चीज़ों का कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि बिल्कुल मतलब किस तरीके से चीज़ों को लोग अपने utilize फ़ोन करें। नंबर्स चेंज कर रहे हैं, हाउस नंबर्स चेंज कर रहे हैं कि फला ज्योतिष ने कहा है कि हमारा ये नंबर का सही नहीं आएगा, हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तो नंबर बदल लेते हैं। तो ये सब एक नंबर ट्रैप है। सिर्फ डराने वाला प्रोफेशन है और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक है, ये हुई न्यूमरोलॉजी की बात सर। सर अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि शुक्र ग्रह है जो वीनस है, कहते हैं कि अगर हमारा शुक्र ग्रह स्मूथ है तो हमारी पूरी लाइफ बहुत ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो ये सही है? 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य, धन का कारक माना गया है। जी और एक व्यक्ति के पास अगर धन की एक्यूमुलेशन अच्छी है जी और व्यक्ति लग्जरी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा है अपने जी। व्यक्तिगत जीवन में, तो चीज़ें तो वैसे भी परफेक्टली कार्य करेंगी। जी क्योंकि अगर आपके पास धन है तो समाज में आपके पास एक अच्छा स्टेटस होना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल इसीलिए वर्तमान समय में शुक्र ग्रह को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और गाय की सेवा इसकी बहुत अच्छी ज्योतिषीय उपाय है। शुक्र ग्रह के साथ साथ इसकी जो अलाइनमेंट है जब भी अदर प्लैनेट्स के साथ बनती है तो वहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। शुक्र ग्रह शनि ग्रह के साथ कंजंक्शन में है तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से धन की प्राप्ति काफ़ी सरलता से होती है। गुरु बृहस्पति शुक्र के साथ अलाइन है तो व्यक्ति अपनी नॉलेज, अपने विजडम के माध्यम से धन की अचीवमेंट आसानी से होती है। बट सर अगर शुक्र ग्रह अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो सिर्फ हमें फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी, ऐसा तो नहीं है इसका मतलब कि हमारी बाकी चीज़ें भी स्मूथ चल रही होंगी, हमारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? एक व्यक्ति जो कि 20,000 रुपये की जॉब करता है, उसका जो परिवार है या उस व्यक्ति की जो इंडिविजुअल लाइफ है वो कहीं ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है बिल्कुल उस व्यक्ति से जिसके पास 1,000-1,500 करोड़ रुपए है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसके गोल, उसकी अचीवमेंट उतने ही बड़े होंगे, तो उसके रिस्क भी उतने ही बड़े होंगे। तो इस कंटेस्ट में ये चीज़ें कहना कि भी शुक्र ग्रह अच्छा है, इससे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं या फिर परिस्थितियाँ आपकी सामर्थ्य में जुड़ी हुई हैं, वो हमारे सरकमटेंस पे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जितनी बड़े दायरे में एक व्यक्ति रहता है उसकी जो सफलता है, उसकी जो मेहनत है, वो उसी तरीके से कार्य कर रही होती है। ऑलराइट सर, हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को आजकल देखते हैं, यू नो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फेम, उन्हें बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है, सेलिब्रिटीज़ फॉर दैट मैटर। तो क्या उनकी कुंडली का कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है
शुक्र और राहु की जो कंजंक्शन है ये व्यक्ति को फेम देती है, और काफ़ी कुंडलियों में ये योग देखने के लिए भी मिलता है। लेकिन जैसा कि एक सेलिब्रिटी वाला जो कंसेप्ट है, अगर जन्म कुंडली में वैदती योग बना हुआ है, इंद्र योग बना हुआ है, सौभाग्य योग बना हुआ है, तो बाय प्रोफेशन जब व्यक्ति इन योग के अनुसार कार्य करता है तो फेम काफ़ी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन कई बार चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं तिथि प्रवेश पे। एक व्यक्ति की बहुत बड़े सेलिब्रिटी के तौर पर जान पहचान है, एक फेम है, लेकिन जो तिथि का कंसेप्ट है मेल फीमेल पार्टनरशिप में, वो एक दूसरे के 180 डिग्री के एस्पेक्ट पे बना हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पर देखिए आप जो कंट्रोवर्सी का कारण है वो उनकी मैरिज लाइफ या उनकी रिलेशनशिप लाइफ भी देखने के लिए मिलती है। तो प्रकृति सभी को कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ नेगेटिव देखे ही रखती है। ठीक है, ऑल राइट। सर, क्या एस्ट्रोलॉजी हमें बता सकती है कि कौन बंदा फेक पर्सनालिटी कैरी कर रहा है या कौन जेन्युइन अपने आप को जैसा है वो वैसा दिखा रहा है? कुछ कुंडली में इसका भी पैटर्न होता है? एक व्यक्ति का जो जन्म है उस समय जो लगन कुंडली है, फर्स्ट हाउस व्यक्ति के सेल्फ को, उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का सेकंड भाव व्यक्ति की वाणी को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का थर्ड हाउस व्यक्ति के एफर्ट्स को, उसके साहस को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का चौथा भाव व्यक्ति के कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का पंचम भाव व्यक्ति की नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो छठा भाव है वो व्यक्ति के डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कुंडली का जो सातवां भाव है वो व्यक्ति के प्रोफेशन, उसकी रिलेशनशिप, उसके सामाजिक दायरे को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो आठवां भाव है वो ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो नवम भाव है वो व्यक्ति की विजडम को, उसकी नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो 10वां भाव है वो व्यक्ति के स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो 11वां भाव है वो व्यक्ति की डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का जो 12वां भाव है वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक व्यक्ति की जो लगन कुंडली की डिग्री है वो इस चीज़ का निर्धारण करती है कि एक व्यक्ति चापलूसी के माध्यम से जी दूसरों को कितना अट्रैक्ट कर पाता है जी। क्योंकि अधिकतर केसों में जो व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल है उसका रीज़न यही है कि आप सामने वाले के बारे में हमेशा अच्छा बोलिए जी, क्योंकि उसे अच्छा सुनना पसंद है। बिल्कुल। ये सारे की सारे जो इवेंट्स हैं वो किस भाव से जुड़े हुए हैं, किस डिग्री से जुड़े हुए हैं। नक्षत्र का जो चरण है, 27 नक्षत्र है, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं, उसी के अनुसार वो इवेंट फलित होता है कुंडली में और उसका रिजल्ट व्यक्तिगत जीवन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है सर, आप मेंटल हेल्थ को और एस्ट्रोलॉजी को कैसे इंटरलिंक करते हैं? एक साथ इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? मैं अपनी पर्सनल रिसर्च में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज के समय में उस व्यक्ति को है जो बहुत लंबे समय से चीज़ों को फेस कर रहा जी, है। बिल्कुल। जो मेंटल इश्यू है, एक व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से, चाहे वो सामाजिक दायरे से पीड़ित हो, अपनी फैमिली प्रॉब्लम से पीड़ित हो, मैरिज कंसेप्ट में पीड़ित हो, तो उसके लिए ज्योतिष का प्रयोग करना एक सही डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष बनी ही उसी लिए है कि भाई जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से परेशान है तो वहाँ पे उसकी कुंडली को एनालाइज करके उसे कोई भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाए। विषकुंभ योग सैटर्न मून की कंजंक्शन से बना हुआ है। अगर लगन कुंडली में इसका निर्माण कुंडली के सप्तम भाव में है तो रिलेशनशिप जो इशू है व्यक्ति के लिए एक विष के समान है। बिल्कुल। लेकिन उसका जो सेकेंडरी फेज है कि जो उसकी प्लेसमेंट है वो नवमांस में कहीं तो होगी, एक दूसरे से षडाष्टक है, द्वादश है या 4th हाउस में अलाइनमेंट है, तो ज्योतिष के जो रेमेडियल पार्ट है, ज्योतिष उपाय वाला, उससे काफ़ी रिलीफ देखने के लिए हमें वहाँ मिलता है।
तो ज्योतिष इस कंटेस्ट में काफ़ी अच्छा कार्य करती है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वाले टॉपिक पे। सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये पहले लोग इस पे ज़्यादा बिलीव करते थे? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अभी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सालों से चला आ रहा है। पहले लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा थे या अब ज़्यादा हैं? जब ज्योतिष का निर्माण हुआ उस समय जो इसके पहलू हैं, ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, इन सभी का वर्णन हमें हमारे वेद और पुराणों में देखने के लिए मिलता है। जी बिल्कुल। चरक संहिता जो मेडिसिन से संबंधित है, और एस्ट्रो वास्तु का जो हमारा कंसेप्ट है 16 जोन्स का, उसमें लगन कुंडली से जो पंचम भाव है वो व्यक्ति को हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बहुत ही प्राचीन कंसेप्ट है, और जितने भी मेडिसिन्स वगैरह का निर्माण जो आज भी हम देखते हैं वहाँ पर भी नक्षत्र पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जो फॉरेन की रिसर्च है वहाँ पे भी आपने कई बार देखा होगा कि नटराज की मूर्ति, जी। हमारे जो लिटरेचर है उसका ट्रांसलेशन वो इसी पर्पज से किया गया है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें उन्हें मिली तभी तो उस चीज़ में वो रिसर्च कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। और उसका काफ़ी अच्छा जो रिजल्ट्स है वो देखने के लिए मिलता है समाज में। तो अब ज़्यादा लोग, आप कह रहे हैं कि अब ज़्यादा लोग समझ के इसकी तरफ आने लगे हैं। ये चीज़ें समय सीमा के अंतराल से कार्य करती हैं। जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के समय में ही बहुत ही क्रिटिकल डिजीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज से 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष जैसे जैसे आप बैक जाएंगे, बिल्कुल। हमारे लिटरेचर में, इतिहास में जब हम देखते हैं तो लाखों की संख्या में लोग प्लेग के माध्यम से और भी काफ़ी ऐसी बीमारियां रही हैं जहाँ पे वो एक्सपायर हुए। बिल्कुल। तो लोगों ने उस पर रिसर्च की, उसकी मेडिसिन्स भी फिर आगे बनी। तो ये सारी चीज़ें प्राचीन समय से ही हैं और भविष्य तक ये चीज़ें कार्य करती रहेंगी। ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं। लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ वहीं तक देखा है जहाँ तक रील्स उनको दिखा रही हैं, जहाँ तक कि आपका ये राशि आपकी ख़राब है या आप ये नंबर चेंज कर लो तो ठीक हो जाएगा। बट आपकी बातों से ऐसा लगा इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इस डर के धंधे से और इस इस बिज़नेस से आगे एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक। जैसे आप बता रहे हो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक्चुअली बहुत क्लिनिकल बीमारियों का भी इलाज है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग आते ही नहीं हैं इस तरफ। देखिए, सूर्य ग्रह का जो गोचर है वो हर 4 महीने में एक बार राहु के नक्षत्र में विराजमान होते हैं। एक बार आद्रा नक्षत्र में, एक बार स्वाति नक्षत्र में, एक बार शतभिषा नक्षत्र में सूर्य का गोचर होता है हर 4 महीने में। तो आप इस पैटर्न को समझिए कि 4 महीने में जो फीवर है वो चेंज होता है। कभी आप देखेंगे कि भी आप किसी भी डॉक्टर से जो मेडिसिन्स ले रहे हैं 3 टैबलेट सेम हैं, लेकिन जो 4th नंबर की टैबलेट है वो उसे चेंज करके देते हैं आपको। जी। तो जो साल्ट वाला कंसेप्ट है वो उस नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा जी। और ये जितनी भी पद्धतियां हैं, यूनानी पद्धति है, इसमें जितनी भी रिसर्च है वो हमारे प्राचीन लिटरेचर से ही है। ठीक है। लेकिन इन प्रेजेंट जैसे कि हालांकि चीज़ें ठीक भी हैं और गलत भी, वो अपनी अपनी समझ से हैं। किसी व्यक्ति को फीवर है तो वो एलोपैथी मेडिसिन लेता है, बिल्कुल लगभग 10-20 मिनट में उसका रिजल्ट उसे देखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल। तो फिर उन्हें ना तो नक्षत्र की ज़रूरत पड़ती है, जी। ना कुंडली की ज़रूरत पड़ती है, ना उन जी। चीज़ों की। हर किसी की समस्या उसके समाधान से जुड़ी हुई है, उसी के अनुसार उसे ज्योतिष की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। सर अगर हम वास्तु की, हमने अभी बात कर रहे थे हम वास्तु के बारे में, तो एक घर का वास्तु हमें कैसे पता चले? सबसे पहली बात कि हम सेंटर कहाँ है हमारे घर का, क्योंकि अगर मैं इस रूम में हूँ इसका सेंटर कुछ और होगा, अगर मैं दूसरे रूम में हूँ अपने घर के उसका सेंटर कुछ और होगा। तो वास्तु का हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये हमारे घर का सेंटर है और मैं इस डायरेक्शन में कंपास घुमा सकती हूँ और मुझे अपने सही डायरेक्शन का पता चल सकता है? वास्तु की जो डेफिनेशन है वो काल पुरुष कुंडली से जोड़कर देखी जाती है। काल पुरुष कुंडली में जो वास्तु का कंसेप्ट है वो सार्वभौमिक है, सभी के लिए समान है। जो 10 दिशा हैं वो सभी के लिए सेम है। लेकिन इन प्रेजेंट वर्तमान समय में जो चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं वो एस्ट्रो वास्तु के कंसेप्ट में काफ़ी अच्छा कार्य करती हैं। वहाँ पे 16 जोन्स का
वर्णन है। मेष राशि जो कि ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वृषभ राशि जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तुला राशि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मकर राशि साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। मीन राशि साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कन्या राशि नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है। तो वास्तु इंडिविजुअल कार्य करता है ठीक एक है। घर के लिए। ठीक है। अब उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिस व्यक्ति के नाम से वो मकान या जो फ्लैट है उसकी लगन कुंडली का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। ब्रह्म स्थान का जो कंसेप्ट है वो उसके जो टोटल कैलकुलेशन है उसके सेंटर से ही जोड़ करके कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रत्येक कमरे, हॉल, इन सभी का अलग से ग्रिड सिस्टम करें। और इसमें जो चीज़ें जर्नल है, साउथ डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अग्नि तत्व है, किचन सार्वभौमिक है, नॉर्थ डायरेक्शन है, अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जल तत्व डायरेक्शन है। ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि पृथ्वी तट डायरेक्शन है और हमारे रिलेशनशिप के लिए एक व्यक्ति के जितने भी इवेंट्स मैरिज से जो डिनाई है या जिनमें प्रॉब्लम्स है वहाँ पर काफ़ी अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो वास्तु, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी ये तीनों अपने आप में जुड़ करके ही कार्य करती हैं। ठीक है। आप किसी को सिर्फ उसके ग्रह या नक्षत्र से कोई भी इवेंट या कोई भी ज्योतिषीय उपाय प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए उसके नाम की ज़रूरत भी पड़ती है, जहाँ पर न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वास्तु में जैसा कि एक व्यक्ति का जो निर्माण है वो पंच तत्व से है। ठीक है। भूमि का निर्माण भी पंच तत्व से है। ठीक है। जो समस्या एक व्यक्ति के जीवन में चल रही है वो उसकी दशा, उसकी दिशा और उस डायरेक्शन से जुड़ी हुई है। वो इम्बैलेंस आपको वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार उस घर या ऑफिस में देखने के लिए मिलेगा, 1000% मिलेगा। ठीक है। इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं कि अधिकतर केसों में देखने के लिए मिलता है कि आप इस चीज़ की तोड़ फोड़ कर दीजिए, यहाँ से उठा के इधर कर दीजिए, आपका वास्तु खराब है जी। वो चीज़ें थोड़ा सा इस पद्धति को डिफेम कर रही है, क्योंकि एक घर में 10 सदस्य हैं। बिल्कुल। अब एक व्यक्ति को अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन का किचन सूट नहीं कर रहा, हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को वो सूट कर रहा हो। बिल्कुल। तो एक व्यक्ति के अच्छे के लिए दूसरे का गलत करना वो कोई वास्तु रेमेडी नहीं है। इसमें क्या है, एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। ज्योतिष का एक कंसेप्ट है जहाँ पे हम मेटल एक्टिवेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी की जन्म कुंडली में मार्स 180 डिग्री का एस्पेक्ट ले रहा है तो उससे संबंधित जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं वो ब्रेक हो रही हैं, तो वहाँ पे मेटल एक्टिवेशन के माध्यम से उसकी रेमेडी, उसके सॉल्यूशंस को किया जाता है। ठीक है। तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वास्तु में इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी एस्ट्रोलॉजी में एक व्यक्ति की लगन कुंडली की है, उसके जन्म समय की है, उसके नाम की है, उसकी न्यूमरोलॉजी की है। लेकिन जैसा कि ज्योतिष में जो फ्यूचर वाला, भविष्यवाणी वाला कंसेप्ट है, उसी तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं तोड़ फोड़ वाली या कलर थेरेपी वाली, उससे भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने के लिए व्यक्ति के जीवन में मिलता है। ठीक है। तो वो जो रील्स हम लोग देखते हैं फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ कि आप यहाँ से कमरा तोड़कर इधर बना लीजिए, अपने घर का वॉशरूम इधर से तोड़ के इधर बना लीजिए, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखिए, इंडिया के अंदर जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, और सिटी के अंदर भी जो कॉलोनीज होते हैं जी, आप देखिए कि आप उनके जो घर हैं उनकी ग्रेड करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है जी। लगभग 90% केसों में क्या होता है कि जो ज़मीन का टुकड़ा जिस पे उस भवन का निर्माण है उसकी इक्वलिटी होती ही नहीं है।
बिल्कुल तो अब किसी व्यक्ति के पास ईस्ट डायरेक्शन है ही नहीं। एग्जैक्टली और दो आजकल तो फ्लैट कल्चर बड़ा जी जी, कॉमन है। बिल्कुल तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप उसे कहेंगे कि वेस्ट को तोड़ दीजिए बिल्कुल या आप कहें उसे साउथ को तोड़ दीजिए। सबसे पहले ना सामने वाले की समस्या को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली किसी के पास बैठ के उसे ज्योतिष उपाय, वास्तु उपाय, न्यूमरोलॉजी उपाय हम चेपना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल तो वो तो चीज़ें गलत हैं फिर। ऑल राइट। तो सर ने हमें बहुत सारी डिटेल में बताया कि क्या गलत है, क्या सही है, किन चीज़ों पर यकीन करना सही है, किन मिथ्स पर ना यकीन करना सही है। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल मार्केट में हैं जिन्होंने पूरी एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सिर्फ फ्यूचर से रिलेटेड बना दिया है, सिर्फ डर का कॉन्सेप्ट बना दिया है। सर की बातों से एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा पता चला, आपको भी यकीनन इसकी गाइडेंस मिली होगी कि इट इज़ मोर अबाउट डीप स्टडी। आप जितना इन चीज़ों को पढ़ोगे, जितना समझोगे, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करोगे, आपकी चीज़ें दिमाग में क्लियर होंगी, आप और कन्फ्यूजन में नहीं जाओगे। सो येस, दिस वॉज अ डिस्कशन विद मिस्टर वेदांत टुडे। हम अगले पॉडकास्ट में डेफिनेटली और भी आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे मिथ्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज भी हमने काफ़ी सारे मिथ्स को बर्स्ट आउट करने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके घर, आपकी जॉब, आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स अगर कुछ होंगी तो सर की गाइडेंस, सर की सजेशंस डेफिनेटली उन लोगों को, उन चीज़ों को और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वाज अ डिस्कशन टुडे विद मिस्टर वेदांत। आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिएगा। थैंक यू।